नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ है देवयानी भारद्वाज। देवयानी भारद्वाज दिल्ली में रहती हैं। मूलतः वे जयपुर से हैं। वे एक पत्रकार रही हैं। शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया है, सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और वे एक कवयित्री हैं। हम आज उनसे उनके जीवन के सफर के बारे में और उनके कामों के बारे में बात करेंगे और उनसे कविताएं भी सुनेंगे। नमस्ते देवयानी जी, आपका हमारे कार्यक्रम चोखी बात में स्वागत है। नमस्ते हिमांशु जी, चोखी बात के सभी दर्शकों को नमस्ते। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, आपके दर्शकों से मुखातिब होने का आपने मौका दिया। बहुत आभार आपका इस अवसर के लिए। जी। तो देवयानी जी, जैसा हम जानते हैं आपको, आप एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आपके लाइफ के जो जर्नी है उसके बारे में हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। आप पत्रकारिता में कैसे आई, वो कैसे अनुभव रहे, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अनुभव रहे आपके, क्या काम किया आपने, फिर आपसे हम कविताएं सुनेंगे। जी जी जी। तो दरअसल अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में बात भी मैं एक कविता से शुरू करना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। अगर आप दरअसल ऐसा है कि मेरा जिस तरह की पृष्ठभूमि है, तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि ये जो कविता है मेरे घर की औरतें, ये कविता उस लोकेल और उस लोकेल में स्त्री का जीवन किस तरह का है, इसमें अलग अलग स्त्री पात्र हैं, तो थोड़ा ये उसके बारे में बताता है, एक लार्जर बैकग्राउंड देता है। और फिर वहां से मैं जहाँ पे इस पूरे परिदृश्य के बीच में मैं एक लड़की के रूप में जिस जगह पे मैं थी, जहां से मेरी यात्रा शुरू होती है, मैं उसकी बात करूंगी। तो ये बहुत इंटेंस, बहुत करीब की जो देखे सुने अनुभव हैं वो ये मेरी कविता में आते हैं। जयपुर में मैं लगभग पिछले 25 सालों से या थोड़े उससे ज्यादा समय से रह रही हूँ, लेकिन मूलतः जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैं बाड़मेर बीकानेर के बीच का मेरा ओरिजिन है, जो एकदम धुर मरुस्थल का जो जीवन है। तो मेरे पिता बाड़मेर की पैदाइश है उनकी, और वहाँ के खेतीहर परिवार से वो निकलते हैं और फिर वो शहर में आके और अपना जिस तरह से जीवन शुरू करते हैं। तो वो जो आपका पृष्ठभूमि है वो आपके जीवन पे बहुत दूरगामी असर डालती है। तो मैं इस कविता से बात शुरू करती हूँ कि थोड़ा सा उस लोकेल को और उस पृष्ठभूमि में स्त्री के जीवन को समझने में मदद करेगा। जी, स्वागत है। इसका शीर्षक है मेरे घर की औरतें। जी। आज बहुत याद आ रही हैं वे, मेरे घर की औरतें। एक बहन थी छोटी, उस वक्त की नीली आंखें याद आती हैं। ब्याह दी गई जल्दी ही, गौना नहीं हुआ था अभी, पति मर गया उसका। 21वीं सदी में तेजी से विकासशील और परिवर्तनशील इस समाज में ब्राह्मण की बेटी का नहीं होता दूसरा ब्याह। पिता, भाई, परिवार के रहम पर जीना था उसे। नियति के इस खेल को बीते 12 वर्षों से झेल रही थी वह, अब मर गई। फांसी पर झूलने से ठीक पहले कौन सा विचार आया होगा उसके मन में आखिरी बार? क्या जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहा था जिसके मोह ने उसे रोक लिया होता? मात्र 30 साल की उम्र में क्या ऐसा कोई भी सुख नहीं था जिसे याद कर उसे जीने की इच्छा हुई होती फिर एक बार? मौसी जी, बड़ी मौसी से सबको डर लगता था। कोई भरोसा नहीं था उनके मिजाज का। घर की छोटी मोटी बातों में सबसे अलग रखती थी राय। मौसी अब नहीं रही। मौसी की मौत जल कर हुई थी। कहते हैं उस वक्त घर में सब लोग छत पर सो रहे थे। सुबह 4 बजे अकेले रसोई में क्या करने गई थी मौसी? अगर पानी पीने के लिए उठी थी तो चूल्हा जलाने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? क्या सच में मौसा तुम्हें छत पर न पाकर रसोई में आए थे? क्या सच में उनके हाथ आग बुझाने की कोशिश में जले थे? आज बहुत बरस गुजर गए, तुम्हारी मौत को भी कई जमाने हुए। अपनी साफगोई, अपने प्रतिवादों की कीमत चुकाई तुमने। दुनिया के आगे रोए नहीं अपने दुख। पति की शराबखोरी और बेवफाई से लड़ती थी अपने अंदर।
और बाहर सबको लगता था तुम उनसे झगड़ रही हो। हम्म, तुमने जब देखा किसी स्त्री को उम्मीद से हमेशा उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, हम्म, तुम कहती थी लड़कियां क्या इसलिए पैदा हों ताकि उन्हें पैदा होने के दुख उठाने पड़े इस तरह। हम्म, बुआ, 16वां साल जब आईने को निहारते जाने को मन करता है, जब आंचल को सितारों से सजाने का मन करता है, जब पंख लग जाते हैं सपनों को जो खुद पर इतराने सजने संवरने के दिन होते हैं, उन दिनों में सिंगार उतर गया था बुआ। गोद में नवजात बेटी को लेकर धूसर हरे ओढ़ने में लौट आई थी। फूफा की मौत के कारण जानना बेमानी है, बुआ बाल विधवा हुई थी, यही सच है। वैधव्य का अकेलापन स्त्रियों को ही भोगना होता है। विधुर ताऊजी के लिए जल्दी ही मिल गई थी नई नवेली दुल्हन। बूढ़े पति को अपने कमसिन इशारों से साध लिया था उसने, इसलिए सारे घर की आंख की किरकिरी कहलाई। लेकिन लड़कियों से भरे गरीब घर में पैदा हुई नई ताई ने शायद जल्दी ही सीख लिया था जीवन में मिलने वाले दुखों को कैसे नचाना है अपने इशारों पर और कब खुद नाचना है। नानी, अपने से दोगुनी उम्र के नाना से ब्याह कर लाई गई थी नानी। ससुराल में उनसे बड़ी थी उनकी बेटियों की उम्र। जब हम उम्र बेटे नानी को माँ कहकर पुकारते थे तो क्या कलेजे में हाहाकार नहीं उठता होगा। कहते हैं हाथ छूट जाता था नाना का, बड़े गुस्सैल थे नाना, समाज में बड़ा दबदबा था। जवानी में विधवा हो गई नानी, सारी उम्र ढोती रही नाना के दबदबे को अपने कंधों पर। गालियों और गुस्से को हथियार की तरह पहन लिया था उसने, मानो दूसर भूरी ओढ़नी, श्रृंगार विहीनता और अभाव कम पड़ते हों अकेली स्त्री के यौवन को दुनिया की नजरों से बचाने और आत्मसम्मान के साथ जीने को। जवानी में बूढ़े पति और बुढ़ापे में जवान बेटों के आगे लाचार रही तो छत से पैर फिसला तुम्हारा, फिर भी जीवन से मोह नहीं छूटा। अस्पताल में रही कोमा में पूरे 1 महीने तक, आखिर पोते के जन्म की खबर के साथ मिला तुम्हारी मृत्यु का समाचार। मामी, कोई भी तो चेहरा नहीं याद आता ऐसा जिस पर दुख की काली परछाइयां न हो। युवा मामी का झुर्रियों से भरा चेहरा देखती हूँ तो याद आते हैं वे दिन जब इनके रूप पर मोहित मामा नहीं गए परदेस पैसा कमाने। बेरोजगारी के दिनों में पैदा किए उन्होंने 7 बच्चे। चाची, रेडियो नहीं सुनती हैं अब चाची, नाचना तो जैसे जानती ही नहीं थी कभी। पड़ोस के गांव से बड़े उल्लास के साथ लाई थी दादी सबसे छोटे लाडले बेटे के लिए होनहार बहू। गांव भर में चर्चा में होते थे स्कूल में गाए उसके गाने और नाच। चाची जो सब पर यकीन कर लेती थी, अब सब तरफ लोग कातिल नजर आते हैं या दिखाई देते हैं उन्हें साजिशों में संलग्न। कहा था बड़े बाबा ने एक दिन, इस घर की औरतों के नसीब में नहीं है सुख। आज याद आ रही हैं वे सब जिन्होंने अपने परिवार के पुरुषों के सुखों के लिए लगाया अपना जीवन और ढोती रही दुख अपने अपने नसीब के। तो भारतीय समाज की जी जिस वास्तविकता को आपने उजागर किया है, बड़ी निर्ममता से उधेड़ा है, वो वाकई में जी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आसपास की चीजों को। और ये बहुत वास्तविक आपकी कविता है जी। जी तो आपकी तो दरअसल ये जी हाँ नहीं, हम इस कविता से ही शुरू करते हैं, ये हमारा प्रस्थान बिंदु है। फिर आपका जो जिंदगी का सफर है, 8 मार्च आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके निमित्त भी हम चाहेंगे कि ये मौजू बात है। आपने किस तरीके से संघर्ष किया, आपके संघर्ष का जो पूरा सफर है वो साझा करें। जी, तो मैं ये जो है ये मेरा लार्जर परिप्रेक्ष्य है जिस तरह के समाज से मैं आती हूँ। मेरे पिता बाड़मेर के एक किसान परिवार में पैदा हुए और एक तरह की महत्वाकांक्षा, एक तरह की शिक्षा के प्रति एक तरह का खास रुझान उनका रहा।
और 10वीं 11वीं में जब वो आए तो उन्हें अपने पिता से इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ा कि वो वहां से निकल के और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें, क्योंकि खेती हर परिवार में ये लगता है कि लड़का थोड़ा पढ़ लिया अब घर में खेती करे, और थोड़ा बहुत, क्योंकि पीछे दादाजी पुश्तैनी पंडिताई का काम करते थे तो उन्हें लगता था कि इस तरह के कामों में लड़का लगे। लेकिन पिता मेरे वहां से निकले और उन्होंने अपनी जो शिक्षा का संघर्ष था वो लगातार खुद छोटे छोटे काम करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई को खुद फाइनेंस भी किया, और इस तरह से वो बाड़मेर के पास के छोटे से गांव निकल के बाड़मेर जैसे कस्बे में, फिर वहां से जयपुर में आए, और फिर वहां से उन्होंने खुद शिक्षा के लिए संघर्ष करते हुए बाद में रेडियो में काम करना शुरू किया, और वो खुद एक स्थापित लेखक भी हैं। उन्होंने लिखना शुरू किया, और हमारा जो बचपन था, हम 3 बहन भाई हैं, हमारा बचपन उनके इन संघर्षों की कथाओं को सुनते हुए हम बड़े हो रहे थे, जिसमें पापा बताते थे कि कैसे कभी उन्होंने किसी क्लब में गेंद उठाने का काम किया या कभी किसी और के यहाँ काम किया, कैसे लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। तो हमें एक तरफ बहुत एक गर्व का एहसास होता था, दूसरी तरफ क्योंकि पापा खुद लेखक थे तो हमारे घर में किताबें बहुत होती थी। पापा रेडियो में जॉब करते थे तो आकाशवाणी के जो कार्यक्रम है उनका एक तरह का एक्सपोजर हमें था। तो किताबें हमने 7वीं 8वीं में उनकी लाइब्रेरी से उठा के, और रूसी जो साहित्य हुआ करता था मक्सिम गोर्की की, माँ को उठा के पढ़ लिया, कभी तोल्स्टॉय की कोई किताब उठा के पढ़ ली। तो पोइट्री का एक बेसिक एक्सपोजर हमारे पास बहुत कम उम्र से था कि अगर कोई कविता गोष्ठी हो रही है तो हम भी वहां जा रहे हैं और कविताओं को सुन रहे हैं। तो एक तरफ हमारी अपनी जो एक छोटी इकाई, एक जो न्यूक्लियर परिवार था जो इस लार्जर पृष्ठभूमि से आता था, जहाँ पे अधिकांशतः अशिक्षा थी, अधिकांशतः लड़कियों को शिक्षा के लिए कोई एक्सपोजर नहीं था, उसके बीच में हम एक ऐसी इकाई थे जो वहां से गांव से निकल के शहर में आ गए थे, और हम बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम बच्चे पढ़ रहे थे। तो हमारे लिए दोनों तरफ का माहौल था, एक तरफ वो पृष्ठभूमि थी, दूसरी तरफ एक खुलता हुआ संसार था जिसमें स्त्रियां, कामकाजी स्त्रियां, लिखने वाली स्त्रियां, वो भी घर में आ रही हैं। तो मैं जो एक बच्चे के रूप में जब इन सारी चीजों को देखती थी तो मैं कहीं अपने आप को एक स्वतंत्र स्त्री के रूप में इमेजिन करती थी, जिसका कि अपना एक प्रोफेशनल लाइफ भी होगा, जो कुछ कर रही होगी, क्योंकि ये लगता था कि माँ का जो काम है, वो जो घर में सीमित जो उनका जीवन है, कहीं ना कहीं उससे आगे निकलने की एक आकांक्षा था जो पता नहीं कहाँ सबकॉन्शियस में पनप रही थी। इसी बीच में हुआ ये कि क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के बीच में जीते हैं, हमारा जो यथार्थ होता है वो इतना एकांगी नहीं होता है, उसमें बहुत तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक तरफ मेरे पिताजी को जो एक्सपोजर था लिखने पढ़ने की दुनिया को, साहित्य को, लेकिन दूसरी तरफ वो जो पीछे की जो पृष्ठभूमि थी उसके तमाम तरह के पितृसत्ता के जो दबाव होते हैं। जैसे ही हम बच्चे बड़े होने लगे, और खासतौर से मैं अपने भाई से छोटी हूँ और बहन से बड़ी हूँ, तो जो घर में बड़ी लड़की है 15-16 साल की बच्ची होती है, और पीछे जो सारा एक जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसकी तरफ से दबाव बनने शुरू होते हैं कि अब इसकी शादी कर। और मेरे लिए वो एक झकझोर देने वाला अनुभव था, क्योंकि मैं उस वक्त तक अपने आप को, मैं इस सवाल के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो कुछ हद तक वो दबाव पिताजी पे बनने शुरू हुए और उन्होंने कुछ हद तक प्रभावित किया, कुछ हद तक जो, लेकिन हुआ ये कि इसी के साथ में लिखने की भाषा और लिखने का जो संस्कार था वो कहीं ना कहीं काम कर रहा था। तो भाई उन दिनों में नाटक करने लगा था, तो मैं उसके नाटक देखती थी और मैं उन नाटकों की समीक्षाएं लिखने लगी थी। अच्छा। पहली कविता मैंने 9वीं कक्षा में लिखी थी। अच्छा। लेकिन हाँ, तो वो तब लगता था कि अंग्रेजी में लिखना चाहिए, तो अंग्रेजी में पहली कविता लिखी। लेकिन फिर वो लिख के भूल गए उसको, मैंने वो कहीं रखी है कागजों में, आज भी मालूम है वो कविता, लेकिन वो हो गया, ठीक है, लिखा और आया गया हो गया। उसके बाद में वहां से एक तरह का वो जो द्वंद शुरू होता है, जो हम लोग शिक्षा में काम करते हुए इस बात को कहते हैं कि बच्चे के ऊपर, जब लड़कियों के ऊपर खासतौर से जब विवाह के दबाव बनने लगते हैं या कम उम्र में शादी हो जाती है, तो उसकी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो शिफ्ट होती हैं।
तो जो आप एक अपने शिक्षा के बारे में जिस तरह से सोच रहे थे, आप एक तरह के द्वंद्व में घिर जाते हैं। तो उस तरह के द्वंद्व में घिरे, लेकिन संयोग ये भी रहा कि इसके बावजूद, क्योंकि मेरे पिता एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति भी हैं, और उनके ऊपर वो जो पीछे के पारिवारिक दबाव भी थे, दोनों चीजें थी, तो उनके बीच में काफी तनाव रहा मेरे पिता के साथ में। खूब डायलॉग रहा हमारा लंबे समय तक, और वो हमेशा ये कहते थे कि तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारी आकांक्षाएं गलत नहीं हैं, लेकिन जो पीछे पृष्ठभूमि है वो ऐसी है कि वो हमें, हो सकता है कि हम उनसे अलग थलग हो जाएं। मैं अपने रूट से, मैं अपनी जड़ों से छूटना नहीं चाहता। इस बीच में ये हुआ कि उम्र तो बीतते जा रही थी, तो हम बड़े हुए, हमने बीए किया। तो बीए करते हुए मैं बीकानेर में हम रहते थे, और मैं वातायन पत्रिका से जुड़ी, जो हरीश भादानी जी निकालते थे, आप अच्छे से जानते होंगे, जनगीत भारती राजस्थान के बड़े। तो उनके साथ जाना आना, उनके साथ कविता, जो पत्रिका के संपादन का जो सारा माहौल है, उस सब से जुड़ना, साहित्य को पढ़ना, लिखना, सुनना, उस तरह का एक अनुभव बढ़ रहा था। इसी बीच में कुछ नए मित्र भी बने, और ऐसा हुआ कि जब घर में विवाह के लिए ज्यादा जल्दी जल्दी सवाल आने लगा, तो मैंने अपना साथी जिसे मैं पसंद करती थी, मैंने उसके बारे में बताया। तो वहां से फिर थोड़े और तरह के संघर्ष रहे कि हमने जब अपनी पसंद के विवाह किया, तो हमने उसमें ये भी सोचा कि अच्छा, ये कहाँ जरूरी है कि पुरुष हमेशा कमाए और स्त्री हमेशा घर को देखे। तो हमने वो जो जिम्मेदारियां थी उनको हमने रिवर्स किया, क्योंकि मेरे साथी कलाकार थे, और मैं उस समय तक मैंने अखबार में काम करना शुरू कर दिया था। एक बात ये भी रही कि मुझे बहुत कम उम्र से ये लगने लगा था कि स्त्री को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। तो मेरे लिए ये सवाल मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं अपने लिए नहीं कमा रही होंगी और मैं किसी और के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर होंगी। लेकिन जब हमने जिस वक्त, क्योंकि ये जो सारे दबाव थे, इससे हुआ कि हमने बहुत जल्दी कम उम्र में ही, जो मेरे सामाजिक सरोकार हैं, जो मुझे लगता है कि हमारे दुनिया में अगर गैर बराबरी है तो मैं इन मुद्दों पे लिख सकूंगी, तो ये सब कुछ सोचते हुए भी पत्रकारिता में काम करना शुरू किया। और ये दौर जो है, ये सारा वो जो सारा जो ग्लोबलाइजेशन का और जो सारा बदलाव का दौर है, जिसमें मीडिया की प्राथमिकताएं भी बदल रही थी, तो ये वो दौर भी था। तो एक तरफ मीडिया में जिस तरह की आकांक्षाओं को लेके काम करना शुरू किया, धीरे 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 ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि ये इस तरह से दुनिया बदल रही है, मीडिया की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप, उस समय हमारे अखबार में गांवों पे कुछ कॉलम्स आया करते थे, धीरे धीरे वो कॉलम्स बंद हो गए, धीरे धीरे मार्केट ओरिएंटेड कॉलम्स ज्यादा होते गए। तो आप जो सोचते हैं, एक तो आप जब युवा पत्रकार होते हैं, तब आपको निगोशिएट करना भी नहीं आता है कि आप जिन आइडियाज पे काम करना चाहते हैं उनके लिए कैसे निगोशिएट करें। इसी बीच में एक फेलोशिप मुझे मिली थी, जो ट्रिब्यून के संपादक हुआ करते थे, प्रेम भाटिया, उनकी स्मृति में एक फेलोशिप शुरू की गई थी। तो उस फेलोशिप में मैंने जो ग्रामीण विस्थापन है, गांवों से शहरों की तरफ विस्थापन, और उसमें जो विकास की असमानता के जो इश्यूज हैं, उन पे मैंने काम किया, उसको मैंने स्टडी किया, एक डॉक्यूमेंट किया। लेकिन उस सब को करते हुए मुझे रियलाइज ये हो रहा था लगातार कि अखबार और मीडिया वो स्पेस नहीं है जिसमें कि मैं जिस तरह के सरोकारों के साथ काम करना चाहती हूँ, शायद मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ। या तो मेरे लिए स्पेस नहीं है, या मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। और 10 साल के बाद में, लगभग, मैं पहले राजस्थान पत्रिका में थी, करीब 1 साल मैंने दैनिक भास्कर के साथ काम किया, और फिर मुझे लगा कि अब मुझे, इस बीच में मेरा एक छोटा बेटा हो चुका था, और शिक्षा को लेके मैं काफी पहले से लिखने लगी थी। शिक्षा की एक पत्रिका निकलती थी, शिक्षा विमर्श, उसके लिए मैं अनुवाद कर रही थी बहुत सारा, और मैं ये महसूस कर रही थी कि शिक्षा के लिए जो हमारी रियलिटी है, जिस तरह से स्कूल काम करते हैं और जिस जगह, तो ये लग रहा था कि ये दोनों के बीच में बड़ा द्वंद्व है।
जी कि जो शिक्षा का जो ग्राउंड रियलिटी है और जो आइडियाज है, जो थियोरेटिकल रियलिटी, इसमें फर्क है। जी तो फिर मुझे लगा कि मुझे पत्रकारिता से दिशा बदलनी चाहिए, और लगभग 10 साल के बाद में मैंने अखबार की नौकरी को छोड़ दिया। जी और उस समय में मैंने सोचा कि कुछ और अल्टरनेट एक्सप्लोर करना चाहिए। जी तो मैंने कुछ समय फ्रीलांस काम किया। जी इस समय तक मेरा बेटा प्री प्राइमरी की स्कूलिंग कर चुका था, जी और मुझे लगा कि जब मैं घर में हूँ मैं उसे अधिक समय दे सकती हूँ, और जो स्कूल का जो सिस्टम है वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि इसको होम स्कूल करना चाहिए। जी तो हमने उसको स्कूल से विड्रॉ कर लिया, जी और हम उसको करीब उसको उसके साथ में, उसके कुछ दोस्तों के साथ में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते, कुछ ट्रैवल करते, ताकि उसको एक तरह का शिक्षा को एक्सपोजर तो उसका, लर्निंग तो उसकी बनी रहे, लेकिन ये जो रिजिड होता है लर्निंग, जो चीजों को क्वेश्चन करने से रोकता है, जो एक तरह के सिस्टम के अंदर कैद करता जाता है, जी तो इससे उसको अ, इसके बाहर निकलना चाहिए, उसको चीजों को और ढंग से एक्सप्लोर करने के मौके मिलने चाहिए। जी तो ये सब कुछ हम कर रहे थे। इस दौरान में ये हुआ, और इस बीच में ये हुआ कि जो विवाह की जो संस्था है वो आपको कई तरह से प्रभावित करती है, जी कि आप चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें, अगर आप रिलेशनशिप को लेके और कंटिन्यूसली आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, और आप अवेयर नहीं हैं कि कहाँ पे आप उन्हीं पेट्रियार्किकल ढांचों में ढलने लग गए हैं। हमने अपने तरह से ऑल्टरनेटिव डिसीजन लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन रिश्तों के जो समीकरण थे वो लगभग उस तरह के होने लगे। तो एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि, और इस दौरान कविता लिखना छूट गया, बाकी चीजें हो रही थी लेकिन कविता लिखना नहीं हो रहा। मैंने कुछ समय फ्रीलांस काम किया, बेटे को होम स्कूल किया, और इस दौरान में मुझे लगा कि अब अगर मुझे फिर से काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब इसको भी फिर से नए सिरे से, पूरी पारिवारिक संरचना को नए सिरे से समझने की जरूरत है। इस दौरान में मैंने फिर से लिखना भी शुरू किया। तो एक छोटी सी कविता मैं इसके बीच में पढ़ती हूँ, जी और फिर मैं शिक्षा में जो मेरा काम है थोड़ी उसके बारे में बात जी जी करूँ। इजाजत है? जी जी स्वागत है। जी। ये है बेकार की कविताएं। जी कविता करना भी कितना बेकार का काम है, हम्म स्त्री होकर भी करना कविता तो घोर अनर्थ करना है। कविता से न चूल्हा जलता है न घर चलता है। हम्म बच्चे नहीं सुनते माँ की लिखी कविता सुनकर, हम्म उन्हें लोरियां सुननी है, बात हो इनमें चांद के किस्से हों। माँ की कविता में जीवन का खटराग है, कविता करना भी कितना बेकार का काम। तो इस वाह तरह का भी दौर था जिसमें वाह कि नहीं लिखना हो रहा था, लेकिन नहीं लिखने का एक कहीं ना कहीं बहुत अम, जबरदस्त। हाँ जी। सो जी इस तरह से रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि मेरे रिलेशनशिप के दौर लेवल पे भी चीजें बदल रही थी। मेरा छोटा बेटा हुआ, उसके बाद में हम लोग अलग। जी तो उसके बाद से लगभग पिछले 10 साल से मैं दोनों बच्चों के साथ में जी एक सिंगल मदर के तौर पे भी हूँ, और मैंने इस दौरान में मैंने शिक्षा में दिगंतर के साथ में काम किया। जी और शिक्षा में काम करने ने, और खास तौर से दिगंतर जैसी संस्थाओं में काम करने ने, जी जो मेरे शिक्षा को लेके अभी तक जिन विचारों को मैं एक बिखरे हुए तौर पे समझ रही थी, जी उनको एक बेहतर फ्रेमवर्क में ज्यादा सिस्टमैटिकली उन्हें समझने में मुझे मदद मिली। और इस दौरान मैंने भाषा में, क्योंकि मैं साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, लेकिन शिक्षा में जब हम काम करते हैं, एक शिक्षक के तौर पे जब काम करते हैं, तो आपको साहित्य के साथ साथ भाषा के जो प्रकृति संरचना और उसके जो भाषा विज्ञान वाले जो पहलू हैं, लिंग्विस्टिक्स जो एस्पेक्ट हैं, उनको भी समझने की, और उनके शिक्षा शास्त्र के जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं उनको समझने की जरूरत होती है। जी तो इन सारी चीजों को समझा, इनको समझते हुए बहुत सारे टीचर कम्युनिटी के साथ में काम करने का मौका मिला। टेक्स्ट बुक्स के रिव्यूज के प्रक्रियाओं में शामिल हुए, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे पाठ्य पुस्तक निर्माण की प्रक्रियाओं में शामिल हुए। जी तो इसके बाद में शिक्षा में एक ज्यादा इंटेंसिव जर्नी रही। इसी के साथ साथ एक दोनों बच्चों को साथ साथ में बड़े करते हुए आपकी बहुत सारी और नई
लर्निंग होती है। और समय मेरा बेटा जो अभी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव है। और मुझे लगता है कि बच्चों के ये जो चॉइसेस हैं, कहीं ना कहीं जब मैं उसको अपने निर्णय करते देखती हूँ तो मुझे हमेशा अपना जो बच्चा था, जो युवा हो रहा था व्यक्ति, और उसको किस तरह के दबावों के साथ में जूझना पड़ता था, उसके अपने चॉइसेस कैसे बाकी सामाजिक चॉइसेस प्रभावित होते थे। मुझे आज के समय में ये लगता है कि ये ज्यादा महत्व है। तो उसको वैसे नहीं लाते जो उसके निर्णय करने हैं, उन निर्णयों में उनके साथ खड़े रहना, बजाय उनको ये बताने कि तुम ये करो और ये ना करो। वो जो भी करने चाह रहे हैं उसके बारे में आपके जो ये करना चाहते हो, तो इसमें आगे ये चुनौतियां आ सकती हैं, इनके लिए तैयार रहने की जरूरत है। और फिर भी कभी भी लगता है कि आपको अपना निर्णय बदलना है, तो एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि वहां पे पीछे ये भरोसा होना महत्वपूर्ण है कि हमेशा रास्ते कभी भी बदले जा सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आगे निकल गए हो तो कहीं से कोई यू टर्न पॉसिबल नहीं है, या कहीं से कोई दाएं या बाएं मुड़ना पॉसिबल नहीं है, या आप एक सीधे सड़क पे चल पड़े हो तो उसके आखिर तक जाना ही जरूरी है। तो कुछ इस तरह का है। अब मुझे पता नहीं कि मैं कितना कुछ सिस्टमैटिकली आपके साथ शेयर कर पाई हूँ। काफी आज आपकी एक कविता मनीषा पांडे ने शेयर की है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब कोई औरत तुमसे कुछ न चाहे दैहिक संसर्ग के सिवा, समझ लेना उसने छोड़ दिया है तुम्हारी प्रजाति से मनुष्य होने की उम्मीद करना। जी। तो हम चाहेंगे कि अंत में आपकी कविता से ही इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। तो आपकी एक दो छोटी कविताएं जो आप शेयर करना चाहें। जी, ठीक है। तो मैं एक छोटी कविता सुनाती हूँ, जो मैं कविता के बारे में क्या सोचती हूँ, या मुझे मेरी कविता कैसी होनी चाहिए। तो ये है, मैं नहीं चाहती शब्दों का बोझ उठाते उठाते हाँफने लगे मेरी कविता। मैं तो चाहती हूँ तितली की तरह वो बैठे किसी फूल पर, गौरैया सी आंगन में चहके, कबूतर की तरह जुटाए तिनके, और जुटी रहे बनाने में घोंसला एक असंभव सी जगह में। इतने सरल हो मेरे वाक्यों के विन्यास, जैसे सदाबहार के फूल उग आए किसी भी जमीन पर सफेद गुलाबी रंगों में। न मांगे अतिरिक्त खाद पानी और साज संवार, रहे बस चूल्हे में आग की तरह, पेट में भूख की तरह, अखबार में समाचार की तरह, खेत में फसल की तरह, आंख में पानी की तरह, मनुष्य में प्यार की तरह, अंकुश होते समय आक्रोश की तरह, जनता की आवाज की। मैं एक दो कविताएं और सुनाती हूँ आपको। दो कविताएं हैं जो इधर मैंने, जो किसान आंदोलन चल रहा है इसी के दौरान में लिखी हैं, और मैं चाहूंगी कि आज आपके साथ बात हो रही है तो इन कविताओं को मैं जरूर सुनाऊं। इसका शीर्षक है इन्हें लौट जाना चाहिए। नींद खुली, शरीर से रजाई हटाई, और याद आया इसमें तो रुई है। रुई कपास से बनी, कपास खेत में उगी। जिस बिस्तर में मैं सोई थी उसकी रुई के लिए भी कपास किसी खेत में उगा था। देह पर जो सूती कपड़े थे वह सूत भी कहीं किसी खेत से निकला था। खिड़की का पर्दा हटाया, चादर की सलवट ठीक की, रसोई में चूल्हा जलाने के लिए माचिस की डिबिया उठाई, दूध को उबलने के लिए गैस पर रखा। गाय क्या बिना चारा खाए दूध देती? चाय के लिए पानी उबाला, अदरक कूटा, चीनी का जब डब्बा उठाया, खेत में लहलहाता गन्ना याद आया। सब्जी छोंकने के लिए कढ़ाई में तेल डाला, लेकिन फॉर्चून की थैली में बंद होने से बहुत पहले खेत में शुरू हुई होगी कहानी, जहां से यह मेरी रसोई तक आया। दालों के डब्बे, मसालों के मर्तन, फ्रिज में भरा सारा सामान। कौन सा वह घर का कोना था जहां मैं तुम्हारी कर्जदार न थी? सच तो यह है
जिस माँ और पिता ने मुझे जन्म दिया, दोनों किसानों की संतान थे। जीवन जीने के और भी तरीके हैं, मनुष्य की और भी आकांक्षाएं। वे उस मिट्टी को मुट्ठी में लेकर शहर आए। शहर में जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता है। गांव पीछे छूट जाता है। जो गांव में रह जाता है, पीछे छूट जाता है। पीछे खड़ा गांव, पीछे खड़ा किसान, हम सबको भेजता रहता है रसद, अन्न, जल, दूध, दही। विकास के रास्ते पर हम धड़धड़ाते चलते हैं। विकास की सड़क गांव तक नहीं जाती। स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, मंडियां नहीं जाती गांव। रिलायंस के शोरूम, बिग बाजार के सुपरमार्केट हमारे ही घर को लूट कर हमें बेचते हैं महंगा सामान। 5 किलो शक्कर पर एक फार्चून की थैली मुफ्त पाकर हम ये बताते हैं, यह जो कर रहे हैं विरोध, ये किसान थोड़े ही हैं, इन्हें लौट जाना चाहिए उल्टे पांव। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो आज जी आपने जी जी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की हमारे दर्शकों के साथ, और हम मौका मिला तो फिर आपसे चर्चा करेंगे। आज हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते।